बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो अभी बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्सचेंज रेट एप्रिसिएट होने से क्या क्या आप लोगों को फायदा हो सकता है। इसी तरह आपका जो अगला टॉपिक है, सेम बेटा यही क्वेश्चन, इसी तरह से ये स्टेप्स जो मैंने आपको करवाए आपने इसी को फॉलो करना है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। अगले जो अगली स्लाइड जो है उसमें उसने ये बोला है, ये देखिए कि शिकागो बैंक एक्सपेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर टू डेप्रिसिएट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल टू 0.5 टू 0.48। अब जो न्यूजीलैंड डॉलर है बेटा वो क्या हो रहा है, वो डेप्रिसिएट हो रहा है। पहले क्या था, न्यूजीलैंड डॉलर एप्रिसिएट हो रहा था, तो 0.5 से उसने 0.5 को लिखा था यहाँ पे। अब जब ये डेप्रिसिएट हो रहा है तो बेटा हम लोगों ने क्या बोला था कि हमें उस मुल्क से लोन लेना चाहिए जिसकी करेंसी अभी स्ट्रांग है और फ्यूचर में वीक होने के चांसेस है। तो ये क्वेश्चन सारे का सारा बेटा रिवर्स हो जाएगा। पहले हमने 20 मिलियन लोन लिया था डॉलर के अंदर और न्यूजीलैंड डॉलर में कन्वर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर लोन लेंगे, उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर के रेट से इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसको वापस करेंगे न्यूजीलैंड के अंदर और देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है। सेम बेटा इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। अब ये देखें, अब आपके पास 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर, मैं ये आपको यहाँ से करवा रहा हूँ, अब मैं इसको दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, सेम वही प्रोसीजर होगा और उसी तरह से आपने इसको फॉलो करना है जिस तरह मैंने अभी पहले करवाया आपको डिटेल के अंदर। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूँ, अभी आप करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है। अब आपने ये बोरो कर लिए, अब ये हमने बोरो किए हैं 40 मिलियन, इसको आप कन्वर्ट करोगे, इसको आप कन्वर्ट करोगे बेटा किसके अंदर, उसके अंदर सिंपल डॉलर्स के अंदर। तो ये बेटा एक्सचेंज रेट है 0.50 आज का रेट है। तो 40 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.50 करेंगे तो ये बन गया 20 मिलियन डॉलर्स। अब आपने इसको इन्वेस्ट करना है बेटा, डॉलर के अंदर इन्वेस्ट करना है। अब आपने इसको अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, तो अमेरिका का रेट देख लें इन्वेस्टमेंट का, मैं आपके सामने दोबारा ओपन करता हूँ। अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट रेट था ये लैंडिंग रेट है जिसे अमेरिका, अब आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है तो लैंडिंग रेट यूज होगा 6.72। प्रोसीजर वही है जो हमने अभी किया। ये देखें 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6.72 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 360, तो आपके पास इंटरेस्ट निकल आएगा, वो बनेगा 1,12,000, ये जो उसने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें प्लस कर दें 20 मिलियन तो आपके पास आ गया 20 लाख, यानी 20 मिलियन 1120, ये आपके पास टोटल आंसर आ गया डॉलर्स के अंदर, ये जो आपने कमा लिया। अब आप इसको दोबारा वापस कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर। तो ये बेटा आपके पास रेट हो गया 0.48, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास न्यूजीलैंड के अंदर डॉलर्स आ जाएंगे। अब आपने न्यूजीलैंड को वापस करना है, जिस तरह मैं पीछे करके आया हूँ, अब आपने न्यूजीलैंड को वापस करना तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आपने यहाँ पे जो पैसा कमाया वो आपने कितना लोन लिया था, 40 मिलियन का, तो 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए आपने न्यूजीलैंड से लोन लिया था तो न्यूजीलैंड का बोरोइंग रेट क्या है, दिस इज न्यूजीलैंड, और ये है इसका बोरोइंग रेट 6.96। आपने क्या करना है, 40 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6.96 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। उस इंटरेस्ट को जब आप, वो बनेगा 1 लाख, ये वाला ये 9 लाख बनेगा, 1,90,000 जितना भी बन रहा था यहाँ पे। तो न्यूजीलैंड के साथ जब उसको आप प्लस कर देंगे तो ये बना 41,900। कमाया कितना और कन्वर्ट कितना किया वो आपके सामने यहाँ पे ये कैलकुलेशन होके आ जाएंगे। इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, तो ये जो रिमेनिंग 8 लाख आपके पास 640 रुपए हैं, ये आपके पास प्रॉफिट निकल आएगा। ये वो अमाउंट है जो अमेरिका से कमा के आपने न्यूजीलैंड में कन्वर्ट किया था। ये वो अमाउंट है जो आपने लोन प्लस इंटरेस्ट वापस करनी है, 40 मिलियन 230,000 वाली। आपने इस अमाउंट में से इसको जो कमा के लाए हैं उस अमाउंट में से जो पे करनी है वही अमाउंट माइनस करनी है, उल्टा नहीं कर देना। जो अमाउंट कमा के लाए हैं माइनस करना है उस अमाउंट को जो आपने वापस करनी है। उसके बाद अगर आंसर पॉजिटिव निकले तो प्रॉफिट, नेगेटिव निकले तो लॉस। सेम बेटा वही स्टेप्स हैं, फर्क सिर्फ ये है कि लैंडिंग और बोरोइंग रेट चेंज हो जाएगा। पूछे बेटा क्वेश्चन, एनीवन? बेटा अपना माइक थोड़ा अपने पास करो सामा, मुझे आपकी बात ही है। अब आइए सर पास है सर, माइक पास। सर अभी जो इन्होंने रेट मतलब जो इन्वेस्टमेंट है क्या वो डिक्रीज किया है, पहले इंक्रीज था, ठीक है। तो अभी इकोनॉमी भी मतलब इतनी ऊपर नहीं गई है, उससे पहले ये इन्होंने डिक्रीज कर दी है, उसकी वजह क्या है बेटा? रेट्स को छोड़े, देखिए रेट, हम लोग रेट्स को डिस्कस नहीं कर रहे कि इंटरेस्ट रेट्स क्या है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि करेंसी रेट चेंज होने से आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट और ज्यादा मिल जाता तो हमारा प्रॉफिट मजीद बढ़ जाना था। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे कि इंटरेस्ट, मैंने पहले भी बताया था
हमने लोन ज्यादा पे लिया था, कमाया हमने कम पे था, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर देखें तो जो लोन वापस कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, जो हमने ले लिया वो कम है। अगर हम उसी मुल्क में इन्वेस्ट करें और वही दो रेट्स हो तो हमें तो नुकसान ही होना है कि मैं लोन ले रहा हूँ उतने पे और इन्वेस्ट कर रहा हूँ कम रेट के ऊपर, तो लॉस होना है। लेकिन हम फायदा कहाँ से कमा रहे हैं कि हम उस मुल्क में जा रहे हैं जिसकी करेंसी ऊपर नीचे हो रही है। तो यही बेटा आपको कमाई करके दे रहा है। अब आप डॉलर क्यों ले रहे हैं आजकल, आप लोग डॉलर लेके क्यों स्टोर कर रहे हैं? अब आप 150 रुपए पर डॉलर लेके 170 का सेल कर रहे हैं, तो वो जो 20 रुपए वो आपको प्रॉफिट ही मिल रहा है ना। तो बेसिकली वी आर नॉट डिस्कसिंग कि इंटरेस्ट रेट्स क्या है, वी आर डिस्कसिंग एक्सचेंज रेट चेंज होने से आपको प्रॉफिट या लॉस कैसे इफेक्ट होता है। यहां तक प्रॉब्लम एनीवन? अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ओपन करूंगा आपकी बुक की एक्सरसाइज में से, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड टेल मी द आंसर। पहले बताएं बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर क्लासेस लेने का दिल नहीं कर रहा होता तो मुझे बता दिया करें बेटा, कोई इशू नहीं। मैं आपको टॉपिक्स दे देता हूँ, आप लोग खुद उनको प्रिपेयर कर लें और उसके बाद उसी में से आपका पेपर ले लेते हैं, क्या ख्याल है? ऐसे ना कर लूँ, चैप्टर आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपने पढ़ने हैं, वो पढ़ लीजिएगा। सर पेपर जरूरी क्या कहते हैं? एम आप आके बैठे रहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 21, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं बेटा प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये दोनों आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए। चाहे प्रॉफिट निकले चाहे लॉस निकले, वो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक हो गया? चलें, अब आप फिलहाल जितना का आप टाइम ले रहे हैं, मुझे पता कितना का आपने करना है, इसको खुद करके देख लीजिएगा। हम अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। तो ये बेटा चैप्टर नंबर जो 4 है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं इस पूरे चैप्टर में से तो यू कैन आस्क एनीवन। वैसे डिस्कस कर रहा था जनरली, थोड़ा लाउड बेटा, थोड़ा लाउड उसामा, थोड़ा लाउड। सर मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था जनरली के जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया है तो मतलब किस बुनियाद पर डिक्रीज किया, अभी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इतनी इंक्रीज नहीं हुई। मुझे एक लफ्ज समझ नहीं आया, आपने क्या बोला? सर माइक बिल्कुल मुंह के पास है, अभी भी आवाज नहीं आती। अब आइए। मैं कह रहा हूँ जो इन्होंने अभी डिक्रीज किया है इंटरेस्ट रेट, वो किस बुनियाद पे किए, वो किस बुनियाद पे किया, जबकि अभी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इतनी हमारे मुल्क में नहीं आई। बेटा आप ना दो, मेरी बात सुनो, आप दो मुल्कों के इंटरेस्ट रेट को बेटा कंपेयर कर रहे हो। आप दो मुल्कों के इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों मुल्कों का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट ही होगा ना। आप एक मुल्क का इंटरेस्ट रेट देखो, ये देखो, ये लेंडिंग रेट है फॉर एग्जांपल 8% अमेरिका का, और बोरोइंग रेट। सर ठीक है सर, मैं जनरली वैसे पूछ रहा हूँ आपसे। क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो अभी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज किया है उसकी क्या लॉजिक है? हाँ अच्छा वो वाला, सॉरी मैं समझ रहा हूँ इसकी बात कर रहे हैं। हाँ उसकी बेटा लॉजिक ये है, उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। उसकी लॉजिक ये है डिक्रीज करने की कि आपके जो फंडिंग है, जो आपके अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो रही थी। डिक्रीज किस तरह से हो रही थी कि लोगों के पास पैसा नहीं था कि उन्होंने पैसा कैसे लोगों को पे करना था। फॉर एग्जांपल जिस तरह बिजनेसेस हैं वो आपके फ्लॉप हो रहे थे, फेल हो रहे थे, आपके जो अदर टाइप ऑफ जो थे लोग जो थे वो पेमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। अब इंटरेस्ट रेट कम करने का मकसद ये था कि जो मनी की जो सप्लाई है वो मार्केट में इंक्रीज हो। वो कैसे इंक्रीज होगी? लोग लोन लेंगे, जब लोग लोन लेंगे तो वो री इन्वेस्ट करेंगे, या अगर लोग लोन लेते हैं तो वो क्या करेंगे, वो सैलरीज वगैरह पे करेंगे, अपने इंप्लॉइज की सैलरीज वगैरह पे कर सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, जब भी आपने कभी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना हो या बढ़ाना हो तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है कि आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। इंटरेस्ट रेट जब हम बढ़ाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि लोगों से पैसा निकलवाया जाए, यानी उसका मकसद हमारा ये नहीं होता कि लोगों को पैसा दिया जाए। जब पैसा निकलवाया जाता है, जब इंटरेस्ट रेट हाई करते हैं तो लोग डिपॉजिट्स की तरफ जाते हैं, उनको लालच होता है कि यार हमें यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है तो क्यों ना पैसा बैंकों के पास रखवा दें। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर लोग बैंकों से पैसा निकलवाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं यार थोड़ा सा तो इंटरेस्ट रेट, जिस तरह आजकल 6-7% है, 11-12 से नीचे आ गया, अब वो कहते हैं यार पैसा बैंकों के पास रखवाने की बजाय क्यों ना इस पैसे को लेके हम री इन्वेस्ट कर दें, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई फलां जगह पे पैसा लगा लें। इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ेगा।
और जब इकोनॉमी के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन बुरी हो रही है वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो ये बेटा रीजन होती है इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करने की गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ये चाह रही है, गवर्नमेंट इस वक्त ये चाह रही है कि जो उनके बिजनेस इस वक्त फ्लॉप होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैशियत आपकी नेगेटिव में चलेगी, जीडीपी आपका, इससे क्या होगा, इससे मजीद नुकसान होगा मैशियत को। तो जो बिजनेसेस बचाए जा सकते हो, तो अब गवर्नमेंट कहती है कि आप 3% 4% के ऊपर भी लोन लेके आप अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज दें। गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि इससे लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी हम आपको लोन देते हैं। उसकी रीजन बेटा ये है कि एक तो अपने बिजनेस को सर्वाइव करना, बिजनेस को सर्वाइव करने का मकसद है आपने अपनी मैशियत को सर्वाइव करना, और दूसरा मैंने आपको बताया जो फ्लो ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी के। ठीक है सर, अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि पाकिस्तान में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो अब वो सारी वापस चली गई है, उसका भी इस पर बैड इफेक्ट पड़ा है ना एक इकोनॉमी पर। जो इन्वेस्टमेंट की थी क्या हुआ उसको? जो एफडीआई थी, जो हमारे मुल्क में एफडीआई थी, जब इंटरेस्ट रेट था 12% या 13%, तो अब इंटरेस्ट अब डिक्रीज हो गया, तो वो भी अब वापस चली गई है, उसका भी मतलब इकोनॉमी पे बैड इफेक्ट पड़ा है। देखें, अगर आप इसको देखिए, अब इसको भी सोचने के दो तीन तरीके हैं। अगर आप इसको सोचेंगे लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहता हूँ इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो सबसे बेस्ट मुल्क है लोन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। अगर आप इसको सोचेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं तब भी कहूंगा कि हमारा मुल्क इन्वेस्टमेंट के लिए भी सबसे बेहतर है, क्योंकि आप देखिए हमारी जो करेंसी है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, फिलहाल वीक हो रही है। अगर हमारी मैशियत थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तो क्या होने के चांसेस है कि मे पॉसिबल जो हमारा करेंसी 170 पे चली गई है वो 150 160 को वापस आ जाए। अगर आप देखिए हर एंगल पे सोचने का तरीका, इन्वेस्टर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये लाजमी नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होने से, अगर आप पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान इस वक्त आईपीएल है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो हमें लोन बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क की करेंसी इस वक्त बहुत वीक है, अगर हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पाकिस्तान की ह्यूज अमाउंट मिल जाएगी। तो ये मत सोचिए, हाँ नो डाउट कि बेटा नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं। वो नेगेटिव इंपैक्ट्स इस वजह से आ रहे हैं कि हमारे मुल्क के पास पॉलिसीज नहीं है, हमारे जो बैठे हुए ना बड़े, उनके पास पॉलिसीज नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। अगर आप पॉलिसीज क्लियर कर दें तो आपकी एफडीआई कभी भी नहीं जाएगी। मैं तो आपको बताता हूँ कि जिस मुल्क की करेंसी वीक हो रही होती है उस वक्त आइडियल सिचुएशन होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इन्वेस्टर को कुछ नजर भी तो आए ना कि फ्यूचर में करना क्या है, फ्यूचर में इस मुल्क के साथ होना क्या है। अगर वो सिचुएशन ही क्लियर नहीं होगी तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एफडीआई आपकी रुकेगी? डेफिनेटली बेटा वो जानिए। अगर आपको याद हो इमरान खान स्पीचेस में क्या करता था कि हम जी एफडीआई लेके आएंगे, हम ये करेंगे, हम उनको ये फैसिलिटीज देंगे, वो देना चाह रहा था। बट एक आपका जो कोरोना सिचुएशन था बेटा, इसने भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला आपकी इकोनॉमी के ऊपर। और आपको पता है कि आपकी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर भी जा रही थी, एकदम नीचे भी आ जाती है। दीज आर द रीजन, अनसर्टेनिटी, कि हमने करना क्या है। कभी आप लॉकडाउन कर देते हैं, कभी आप खोल देते हैं, कभी आप स्मार्ट लॉकडाउन कर देते हैं, कभी आप कहते हैं मसला ही कोई नहीं है। दीज आर द पॉलिसीज। अब जिन मुल्कों के अंदर लॉकडाउन हुआ था वो क्लियर पॉलिसीज थी कि हमने कुछ भी नहीं करना, और उन्होंने कुछ भी करने भी नहीं दिया। द रीजन इज दैट पॉलिसी। सर जो भी चीज है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब इंटरेस्ट रेट था वो भी एकदम ऊपर एकदम नीचे। Yes. ऐसे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी मतलब उनका माइंड भी आप बेटा आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हो। आप खुद सोचो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम पैसा नहीं लगाएंगे कि यार पता नहीं मेरा पैसा कहीं डूब ही ना जाए। वो तो फिर उस बंदे ने बाहर से आना है जो इस मुल्क को जानता भी नहीं है। हम तो अपने मुल्क में बैठे, हम इन्वेस्ट करने के बारे में सुन करेंगे, यार पता नहीं ये क्या होना है, आज गवर्नमेंट कुछ कहती है, कल गवर्नमेंट कुछ कह देती थी। जिस तरह मैं फिर वो एक बजट वाली एग्जांपल ले आता हूँ, बजट से पहले बड़ा कुछ कहा जा रहा था, ये होगा बजट में, ये बढ़ जाएगा, वो क्या हुआ, सारा कुछ उसका अपोजिट हो गया। बल्कि फैसिलिटेशन देने की बजाय मजीद जो है वो सख्त कर दिया गया लोगों के लिए। तो ये चीजें जब अनसर्टेनिटी होगी तो बेटा डेफिनेटली ट्रस्ट नहीं कायम होगा लोगों का। जब ट्रस्ट कायम, और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज बेटा ट्रस्ट है। आपके इलेक्शन होते हैं, देखें इलेक्शन शुरू होने वाले होते हैं तो आपकी एफडीआई के ऊपर आप जो इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि अगली गवर्नमेंट कौन सी आने वाली है, उसके हिसाब से आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक पॉलिसी मुल्क की बनी है तो वो पॉलिसी हर गवर्नमेंट में रहनी चाहिए। तो व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी बेटा ये प्रॉब्लम रहेगी हमेशा। These are the reason behind that basically। अगर आप इसको सोचना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी चीजें हैं जो अभी हो रही हैं, लेकिन अगर आप इसको सोचना चाहें तो इसमें बहुत सारे नुकसान भी है हमारे मुल्क के लिए। केस स्टडी डिस्कस करने थे, वो एक केस स्टडी भी डिस्कस करते हैं बेटा पहले जरा।
ये स्टडियाँ मैंने अब आप लोगों पे छोड़ दी हुई हैं। जी सर, ऐसे ये बच्चे तो हैं सर, ओके सर। कहेंगे तो अच्छा ओके, इसके बाद आप लोगों को बेटा मैंने जो चैप्टर करवाया था वो चैप्टर नंबर 13 मेरा ख्याल मैंने आपको दिया था 4 के बाद, फोरकास्टिंग वाला, ऐसे ही है जो आपको मैंने असाइनमेंट्स के अंदर दिया था। चैप्टर नंबर DFI वाला भी दिया था, आई थिंक, तो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दिया था, ऐसे ही है। असाइनमेंट जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों को दिए थे उसमें चेक करें, ये वही चैप्टर्स है जो हम पहले पढ़ रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स के अंदर दिए हुए हैं, ताकि पहले हम लोग इसको क्लियर कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसको मूव करेंगे। चलें यही कर लेते हैं स्टार्ट। DFI क्या होती है, अभी इसके ऊपर डिस्कशन भी कर रहे थे हम, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, उसके बाद फिर हम फोरकास्टिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बेटा, मोटिव्स फॉर DFI। सबसे पहले हम DFI क्यों करते हैं, हमारे मोटिव्स क्या होते हैं DFI करने के। ओके बेटा, सिंपल क्वेश्चन, टेल मी, हम दूसरे मुल्कों में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्सर हम डिस्कस करते हैं। व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर कंट्री, हम दूसरे मुल्क में क्यों जाते हैं, क्या रीजन होती है किसी दूसरे मुल्क में जाने की। इंटरेस्ट रेट बेटर मिलेगा, हाई इंटरेस्ट। थोड़ा लाउड बोलें। इंटरेस्ट रेट के लिए। असामा बेटा, आप हैंड फ्री यूज करते हो, जी सर। चेंज कर लो। ठीक है सर। ठीक है, आपकी आप बोलते जरूर, पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन आपकी ना आवाज इतनी लो आती है कि मुझे चीजों की समझ नहीं आती कि आप क्या बोल रहे हो। जी, व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ओके, इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट लेने के लिए, और जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन से फायदा उठाने के लिए। बिल्कुल, इकोनॉमिक कंडीशन से फायदा उठाने के लिए। जिस तरह मैं अक्सर आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज है वो एशियन कंट्रीज में क्यों आती हैं, कि यहाँ लेबर सस्ती है, यहाँ पे उनको मटेरियल मिल जाता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज उनको मिल जाता है। जी बेटा मुन्ने। बाय मिस्टेक सर, सॉरी। ओके, तो मतलब ये चीजें आपको मिल जाती हैं सारी की सारी। तो बेटा दो तरह के मोटिव्स पढ़ेंगे, एक होगा कॉस्ट रिलेटेड मोटिव्स, एक होगा रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स। यानी कॉस्ट रिलेटेड मोटिव्स क्या होगा कि हमारा मकसद ये होता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो। जिस तरह मैंने अभी बोला, लेबर सस्ती है तो आप चाइना चले जाते हैं, वहां पे लेबर सस्ती है, आप पाकिस्तान आते हैं, यहाँ लेबर सस्ती है। रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स की उस मुल्क के अंदर प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है, वहां पे डिमांड ज्यादा है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है। तो दो तरह के बेटा मेन मोटिव्स होंगे, एक होंगे आपके कॉस्ट रिलेटेड मोटिव्स और एक होंगे आपके रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स। तो रेवेन्यू रिलेटेड मोटिव्स में सबसे पहला मोटिव है अट्रैक्ट न्यू सोर्स ऑफ डिमांड। सिंपल बेटा, आप उस मुल्क में जाने की कोशिश करेंगे जहां पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड हो। आप लोगों को मैंने बताया था कि बेटा एक किसी मुल्क के अंदर जब आप, जिस तरह हमने प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी पढ़ा था, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि जब आप किसी मुल्क में मैक्सिमम अर्निंग कर लेते हैं, मैक्सिमम जब आप अर्निंग कर लेते हैं तो आपको किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद आपके ऊपर डिक्लाइन आने वाला है। तो इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आपको उन मुल्कों में जाना चाहिए जहां पे आपकी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हो, यानी वहां पे नजर आता हो कि वहां पे डिमांड है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले सिर्फ मोबिलिंग था, तो यहाँ पे डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो उसके बाद फिर यूफोन आया, फिर अदर आते आते अब जो कंपटीशन है वो बढ़ता गया। ऐसे मुल्क में जाएं जहां पे आपको डिमांड ऑफ प्रोडक्ट आपको नजर आ रही हो, तो वहां पे आपको जो प्रॉफिट है उसके मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रॉफिटेबल मार्केट्स, बट ऐसी मार्केट्स को ढूंढे जहां पे आपके प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं। तो ऐसी कंट्रीज को सिलेक्ट करना चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आपके पास बात की, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखना चाहें तो ऐसे मुल्कों में जाना चाहिए जिसकी करेंसी फ्यूचर में अप्रिशिएट होने के चांसेस हैं। आपको नजर आता है कि अगर हम इस मुल्क में जाएंगे तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त फिलहाल वीक है, लेकिन फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होंगी क्योंकि ये मुल्क एफर्ट कर रहा है। अगर हमारे मुल्क की बात करें, अगर हमारे जो मुल्क वाले, जो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, अगर वो कुछ पॉलिसीज क्लियर कर दें कि फ्यूचर में हम ये करने वाले हैं, तो बिलीव मी कि इस वक्त हमारा मुल्क आइडियल मुल्क है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट स्टिल लोग डरते हैं कि पता नहीं इस मुल्क में आएंगे तो पता नहीं ये क्या होना है। $170 तो पहले हो गया, ये बल्कि बढ़ने की बजाय मुझे लगता है ये 200 तक चला जाएगा। तो जब लोगों के दरमियान अनसर्टेनिटी होगी तो कोई भी बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा। मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज, तो डेफिनेटली बेटा अगर आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाते हैं जहां पे आपको मोनोपोली बना लेते हैं, तो बेटा आपको वहां पे बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको मोबिलिंग की, तो पाकिस्तान के अंदर जब से मोबिलिंग था तो उसकी यहाँ पे मोनोपोली थी और वो यहाँ पे ह्यूज प्रॉफिट्स कमा रहा था। कॉल करने पे भी पैसे पे करने पड़ते थे, कॉल सुनने पे भी पैसे पे करने पड़ते थे।
तो आप मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज डाइवर्सिफाइड। डेफिनेटली बेटा हमारा जो मकसद होता है दूसरे मुल्कों में जाने का वो ये भी होता है कि हम अपने रिस्क को रिड्यूस करें, किसी एक ही जगह पे इन्वेस्ट मत करें, यू हैव टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंट्रीज, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक मुल्क पे लॉस हो जाए तो बाकी जो मुल्क हैं वो आपको प्रॉफिट दें। तो ये कुछ मोटिव्स हैं बेटा जो आप जिसकी वजह से आप दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये वही चीजें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद है कॉस्ट रिलेटेड मोटिव्स। तो बाद दफा हम कॉस्ट का एडवांटेज लेने के लिए भी दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, लाइक फुली बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हम ऐसे मुल्कों को ढूंढेंगे जहां पे आपको चीजें सस्ती मिले, जहां पे चीजों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको सस्ती मिले, जिस तरह ये नीचे लिखा हुआ यूज फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कहीं पे लेबर सस्ती मिलती है तो हम उसका एडवांटेज लेने के लिए चले जाते हैं। किसी जगह पे टेक्नोलॉजी आपको सस्ती मिलती है, चाइना के अंदर इस वक्त सारी दुनिया का फोकस है। उसकी रीजन ये है कि वहां पे एक तो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट अवेलेबल है, वहां पे लेबर भी जो है वो उतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं है जितनी कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कॉस्टली है। बांग्लादेश के अंदर क्यों जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा हो रही है, वहां पे यही रीजन है कि वहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सस्ती मिले। टेक्सटाइल सेक्टर आपका जो है वो सारे का सारा तकरीबन बांग्लादेश में शिफ्ट हो रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट कि वहां पे उनको न्यू सोर्सेज ऑफ डिमांड भी नजर आ रहे हैं, वहां पे उनको मटेरियल भी सस्ता मिल रहा है। पाकिस्तान एक वक्त में कॉटन प्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा मुल्क होता है, अब पता नहीं हम कितने नंबर पे जा चुके हैं, और बांग्लादेश हमसे ज्यादा आगे लीड कर चुका है। तो ये बेटा रीजन है कि आप लोग बाज दफा जो है वो दूसरे मुल्कों में कॉस्ट का बेनिफिट लेने के लिए भी चले जाते हैं, वो लेबर की फॉर्म में हो, वो मटेरियल की फॉर्म में हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये है बेटा कुछ मोटिव्स जो कि हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर कंट्री। ये मैंने आपको बता दिया। रिएक्ट टू एक्सचेंज रेट मूवमेंट, वो भी वही चीज आ गई जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ऐसी कंट्रीज जहां पे अभी आपके जो करेंसी है वो वीक है, फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, तो उस मुल्क में जाना चाहिए, उससे आपकी कॉस्ट बच जाएगी। यानी आपको अभी करेंसी वीक है तो आपको ह्यूज अमाउंट मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और फ्यूचर में जब वो अप्रिसिएट होगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको न्यूमेरिकली भी प्रूव भी किया, हमने क्वेश्चन भी करके देखा कि अगर आप ऐसे मुल्क में पैसा लगाएंगे जिसकी करेंसी वीक है और फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, तो क्या फायदा होगा कि उससे आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे। तो ये मोटिव भी होता है बाद दफा हम लोग दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, आगे बेटा हमारे पास होस्ट गवर्नमेंट व्यू ऑफ डीएफआई। होस्ट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, यानी मेजबान मुल्क। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका आपके लिए होस्ट गवर्नमेंट होगी। अमेरिका वाले अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो पाकिस्तान आपके लिए होस्ट गवर्नमेंट होगा। जी उजैर साहब, लाइनें लगाने का ज्यादा शौक हो रहा है, क्यों जैर? मैंने आपको पहले बोला हुआ कि मुझे हर चीज पता चल रही है जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे। इस चीज टेंशन में ना रहे कि शायद सर पढ़ाई जा रहे हैं, हम लाइनें लगा रहे हैं तो पता नहीं सर को पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा। दो तरह के बेटा होस्ट गवर्नमेंट के व्यूज होते हैं, एक होता है डेफिनेटली सपोर्टिव और एक होता है एग्रेसिव। बाद दफा गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे मुल्क में डीएफआई है और बाद दफा गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे मुल्क में डीएफआई है। अब देखिए मैंने कैसी बात की कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि डीएफआई है, हालांकि ऐसा कोई मुल्क नहीं होगा तो ये ना चाहे कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन बेटा बाद दफा गवर्नमेंट्स को डीएफआई रोकनी पड़ती है किसी स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर। उसकी रीजन क्या होती है कि उस सेक्टर के अंदर में पॉसिबल लोकल लेवल के ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी तरफ से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हड़तालें हो रही हैं। इस तरह अक्सर आप देखें हम जो है प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ जाते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक करने चले जाते हैं। स्टील मिल की एग्जांपल ले लें, पीआईए की एग्जांपल ले लें, हम इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है गवर्नमेंट को अपना जो है वो वापस लेना पड़ता है एक्शन। तो बाज दफा गवर्नमेंट जो है वो प्रेशराइज होके बाज दफा डीएफआई को रोकती भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में डीएफआई आए, इनकरेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप इंसेंटिव्स देंगे। किस फॉर्म में? आप उनके ऊपर टैक्स रेट कम कर देंगे, आप कहेंगे हमारे मुल्क में आए। आप उनको लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ऑफर करेंगे, आप उनको जगह ऑफर करेंगे, यानी आप हर तरह की फैसिलिटी उनको ऑफर करेंगे। जब आप उनको इंसेंटिव्स ऑफर करेंगे तो लोग लालच में आपके पास आएंगे। इसमें गवर्नमेंट जो है उनको टैक्स रेट्स के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर दे सकती है। जिस तरह अक्सर देखें जो पुरानी गवर्नमेंट थी हमारी, तो वहां पे जो लोग थे, जो गवर्नमेंट थी, इवन के आपके जरदारी के दौर के अंदर भी उन्होंने कहा जाए कि आप आए, हम आपको 40 साल तक जमीन लीज पे देते हैं, 50 साल तक आपको जो है वो जमीन हम लीज पे देंगे।
तो ये जो चीजें होती है बेटा, ये सारी की सारी जो है ये आपकी गवर्नमेंट जब देना चाहे इंसेंटिव तो दे सकती है। टैक्सेस में छूट दे दें उनको 10 साल के लिए, बाद गवर्नमेंट कहती है 5 साल तक के लिए आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अगर आप इस किस्म के इंसेंटिव्स ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली बेटा आपके पास जो है वो DFI इंक्रीज होगी। अच्छा, ये तो हो गया इंसेंटिव्स। अब अगर गवर्नमेंट जो है वो DFI रोकना चाहती है तो गवर्नमेंट बैरियर्स क्रिएट करती है। इन्हीं को रिवर्स कर लें, इंटरेस्ट रेट हाई कर दें। अगर आपने रोकना है किसी को, आप उनको जो जमीन है वो महंगी कर दें, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। इसमें एक होता है रेड टेप बैरियर, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये वाला रेड टेप। ये बैरियर बेटा क्या होता है? ये रेड टेप बैरियर होता है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन बैरियर, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर आपको वैसे ही बड़ा आम मिलेगा। आप एक गवर्नमेंट के दायरे से काम करवाने चले जाएं, आप पहले दिन जाते हैं, वो कहते हैं जी कि कल शनाख्ती कार्ड लेके आए, फिर आप शनाख्ती कार्ड लेके जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी अपने फादर का शनाख्ती कार्ड लेके आए। मीन दैट कि वो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर में इतना घुमा देते हैं कि आप खुद ही पीछे हट जाते हैं कि यार दफा करो, मैंने काम ही नहीं करवाना। तो गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा सकती है उनके लिए, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट ना आए, या फिर गवर्नमेंट उनके लिए रेड टेप बैरियर्स क्रिएट कर देती है। तो रेड टेप बैरियर्स के अंदर वो प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन इतनी सख्त कर देती है उन कंपनीज के लिए कि वो पाकिस्तान के आने के बारे में सोचते ही नहीं है, या किसी भी मुल्क के बारे में आने के बारे में सोचते ही नहीं। ये बेटा गवर्नमेंट, मैंने बोला, उस वक्त करती है जब गवर्नमेंट की मजबूरी होती है, वरना कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हमारे मुल्क में DFI ना आए। अगर आपकी लोकल इंडस्ट्री आपको प्रेशराइज कर रही है तो डेफिनेटली फिर आपको रोकना पड़ेगा। इस तरह मैंने एग्जांपल दी आपको कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो इस किस्म की जब चीजें होती है तो फिर आपको गवर्नमेंट को रुकना पड़ता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये कुछ चीजें थी DFI के, इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल टॉपिक। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन बेटा। एनी क्वेश्चन अगर अभी पूछना तो पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। सर पेपर के हवाले से अपडेट देने का कोई आई है? लाउड बोलें, लाउड बेटा, समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पेपर के हवाले से कोई अपडेट देने का कोई आई है? पेपर के बारे में बेटा अपडेट अभी फिलहाल कोई नहीं आई। जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं कोई बेटा कोई अपडेट नहीं है, ना लास्ट की, ना फर्स्ट की, ना थर्ड की, ना फोर्थ की। वो कह रहे हैं जी पेपर आपके मैनुअली होंगे, तो हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही बुलाया जाए, और जब यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया जाएगा तो इसका मतलब है कि पेपर आपके रिटर्न होंगे और वो आप सितंबर से पहले नहीं आएंगे। सर वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वालों ने तो कंडक्ट कर लिया एग्जाम्स अपने स्टूडेंट्स के, तो ये भी कर लें। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? रहमत बेटा आपकी आवाज भी नहीं आ रही। तो ये ऑनलाइन क्लासेस कब खत्म होंगी? 31 अगस्त। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि पूछिए बेटा। पेपर्स के बारे में आपने कहा कि सितंबर में होना है, तो सर पहले भी इन्होंने यही कहा था कि 15 जुलाई तक ओपन हो जानी है, तो फिर भी कोई ना कोई पॉलिसीज आ गई। अब बेटा नेक्स्ट भी ऐसे ही होना है? ऐसे ही है बेटा, उन्होंने 31 अगस्त तक हमें इंटीमेट कर दिया कि आपने 31 अगस्त तक क्लासेस लेनी है ऑनलाइन, हमें यानी इंटीमेशन दे दी गई है। हम 31 अगस्त तक क्लासेस लेंगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लेंगे, जब हम 31 अगस्त तक क्लासेस लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। अगर बेटा कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप जो है वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।